हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो-सॉवर्ट्स लॉ का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी बिकॉज ऑफ अ फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। आज हम लोग जो इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से। और हम लोग बाकी इसमें और भी टर्म्स देखेंगे। लूप का तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम लोग सेमी सर्कुलर वायर का कितना होता है और किसी क्वाड्रेंट का कितना होगा या किसी आर्क का कितना होगा ये भी पढ़ेंगे, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम लोगों को जो आज कैलकुलेट करना है वो है, ये हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्कुलर लूप है जिसमें भी करंट हमारी फ्लो कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन जो फ्लो करने की दिखा रखी है हमने वो कुछ इस तरह से दिखा रखी है। आई करंट फ्लो डायरेक्शन फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो हमने यहाँ पे ए लिया हुआ है, ए माना हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि जो बायो-सॉवर्ट लॉ होता है वो पूरे कंप्लीट वायर की वजह से फील्ड कभी नहीं बताता है, वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से ही सिर्फ फील्ड बता पाता है। तो बायो-सॉवर्ट लॉ सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ एक करंट एलिमेंट के लिए ही तक का है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे पूरा लूप की वजह से फील्ड चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग बायो-सॉवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे, देन आफ्टर उसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एक लूप है, यहाँ से हमने एक छोटा सा एक डीएल एलिमेंट कट कर लिया, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि जो डीएल एलिमेंट लेते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है डीएल एलिमेंट की वो सेम वही होती है जो डायरेक्शन आपकी करंट की होती है। तो डायरेक्शन ऑफ द डीएल एलिमेंट वो हो गया इस तरफ हो गई, ठीक है। तो इस डीएल एलिमेंट और ये आपका हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वो पढ़ा था हमने, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मतलब आर वो डिस्टेंस थी जहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालनी है, हमें मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालनी है। तो यहाँ पे आर जो डिस्टेंस है और जो डीएल एलिमेंट है, इन डीएल एलिमेंट और रेडियस के बीच का ही तो एंगल होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे पास जो है थीटा एंगल था, बट यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी रेडियस पे तो वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे थीटा था और यहाँ पे हम थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 90 है, ठीक है। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 हमारा 1 हो गया, दैट्स वाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बी नेट, मतलब अब यहाँ पे हमने एक क्रॉस साइन लगाया हुआ है, ठीक है, क्रॉस साइन यूज़ किया हुआ है। तो क्रॉस साइन का मतलब ये हो गया कि ये फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है। क्रॉस साइन का मतलब यही होता है कि फील्ड हमारी यहाँ पे इनवर्ड है, ठीक है। अगर डॉट तो फील्ड हमारी आउटवर्ड होती है, ठीक है। अब इनवर्ड फील्ड कैसे है मैंने आपको बताया भी था, स्क्रू रूल से भी बताया था हमने, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे स्क्रू रूल लगाते हो तो जहाँ पे फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस वायर से और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन जो है यहाँ पे, तो डीएल क्रॉस आर करते थे, डीएल से आर की तरफ जाएंगे, ये डीएल हो गया और डीएल से आर की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि हम लोग कुछ ऐसे मूव करेंगे इस तरह से, मतलब हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो फील्ड हमारी इनवर्ड होती है, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फील्ड हमारी आउटवर्ड होती है। तो हम लोग डीएल से आर, ये जिधर फील्ड निकाल रहे हैं उस तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इनवर्ड, इसलिए यहाँ पे फील्ड इनवर्ड आ गई। अब यहाँ पे हमने किसी एक डीएल एलिमेंट की वजह से फील्ड हमने निकाल ली। अब ये जो सर्कुलर लूप है वो तो बहुत सारे डीएल एलिमेंट से बना हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे भी अगर कोई डीएल एलिमेंट लेते हैं, इफ़ सपोज डीएल एलिमेंट और डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक आपका रेडियस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी हम एक डीएल एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ भी डीएल एलिमेंट, मतलब हम पूरे सर्किल पे डीएल एलिमेंट ले सकते हैं, और हर एक डीएल एलिमेंट की वजह से जो फील्ड निकल के आएगी वो यही निकल के आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पूरे सर्किट को इंटीग्रेट कर दिया डीएल एलिमेंट की वजह से। यहाँ जो इंटीग्रेशन करके आया है हमारे पास, तो इंटीग्रेशन ओवर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट हमारी जो फ्लो कर रही है वो भी कॉन्स्टेंट है, जो वेरिएबल हमारे पास है वो सिर्फ डीएल है, और ए जो है रेडियस ऑफ सर्किल है, सर्कुलर लूप है, तो वो भी रेडियस भी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म है वो सब इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकाल दिया।
तो जो वेरिएबल टर्म हमारे पास डीएल था वो हमने अंदर ले लिया। तो अगर हम डीएल एलिमेंट को, सारे डीएल एलिमेंट को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारे डीएल एलिमेंट्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 2πa मिल जाएगा, मतलब पूरा एक ये सर्कम्फ्रेंस मिल जाएगा। तो सर्कम्फ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो रेडियस हमारी यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे a लिया, तो 2πa हो गया। अब इस डीएल की जो वैल्यू है वो हम 2πa पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा μ0/4πia² इंटू इस पूरे की वैल्यू जो है, जो इंटीग्रेशन ओवर डीएल की जो वैल्यू है वो 2πa है, तो यहाँ पे 2πa पुट कर दिया, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा μ0/i/2a बचेगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई है इस सेंटर पे, वो कितनी निकल के आई है, μ0/i/2a निकल के आई है यहाँ पे। और जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड पूछेंगे तो यहाँ पे वो इनवर्ड होगी, जो आपकी डायरेक्शन होगी इस सेंटर पे वो क्या होगी, यहाँ पे इनवर्ड का मतलब हो गया क्रॉस फील्ड होगी, ठीक है। जहाँ आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे कि जो मैंने बताया था थंब रूल बताया था आपको, थंब रूल। तो अगर आप ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया या फिर डीएल वेक्टर हो गया आपका, ठीक है, फील्ड आपको इधर निकालनी है अंदर इस तरफ, तो अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में देखो हमारा थंब है और हमारा पाम जो है, जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमारे उस तरफ हैं। तो अगर हम उसको ऐसे पाम को हिट करेंगे तो फील्ड हमारी इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से करना होगा, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन से। तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ रखेंगे, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट में, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया थंब, ठीक है। और ये इस तरफ सेंटर पे फील्ड निकालनी है तो हमारा हाथ उस तरफ जाएगा, ऐसे हिट करेंगे तो आपका पूरा ये यहाँ पे आपका फील्ड इनवर्ड हो जाएगी। तो हर तरफ से किसी भी डीएल एलिमेंट से आप निकालोगे फील्ड यहाँ पे इनवर्ड ही जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर वायर। तो अगर ये सेमी सर्कुलर वायर होता, मतलब कि अगर ये नीचे वाला पोर्शन जो है अगर यहाँ से हटा देते हैं हम, तो सिर्फ ऊपर का पोर्शन होता है यहाँ पे, अगर सिर्फ ऊपर का पोर्शन होता तो क्या होता, तो हम यहाँ पे सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब यूनिटरी मेथड यूज़ करके हम ये बात कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर पूरे सर्किल की वजह से μ0I/2a है तो सेमी सर्कुलर की वजह से क्या है, ये हाफ हो जाएगी, इसकी सर्किल हाफ हो गया तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी यहाँ पे। तो सेमी सर्कुलर की वजह से भी इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पे μ0I और 4a हो जाएगा, क्योंकि जब हाफ करेंगे तो नीचे 2 मल्टीप्लाई जाएगा तो 4a हो जाएगा। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रेंट एट सेंटर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, इस कोई भी सर्कुलर पार्ट का जो क्वाड्रेंट होता है वो 1/4 होता है। मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो अगर यहाँ डॉट डॉट बनाना है तो ये जो पार्ट बना, ये इतना पार्ट, ये सिर्फ ये क्वाड्रेंट हो गया, किसी भी सर्किल का ये क्वाड्रेंट पार्ट हो गया। तो ये जो इतना पार्ट होता है वो पूरे सर्किल का 1/4 होता है, ठीक है। तो पूरे सर्किल के लिए ये निकल के आया है लूप के लिए, तो सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम 1/4 कर देंगे, फिर इस वैल्यू को हम 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 8 आ जाएगा, तो इसलिए μ0I/8a हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूनिटरी मेथड के रूल से सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग आर्क की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है हमको, ये हमने यहाँ पे एक आर्क लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसको हमने O से डिनोट किया है, और यहाँ पे कोई थीटा एंगल है जो यहाँ से इसके आर्क से बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है। इस आर्क की लेंथ को हमने L माना हुआ है और इसकी रेडियस को हमने A लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे पता है कि ये एक हम डीएल एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और एक डिस्टेंस लेंगे वहाँ से जहाँ पे फील्ड निकालने, तो हम डिस्टेंस ले लिया। तो और इसको अब देखो, चाहे आप ये डिस्टेंस लो चाहे आप ये डिस्टेंस लो, अगर आप यहाँ भी डीएल एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ भी डीएल एलिमेंट ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट, तो कहीं भी डीएल एलिमेंट अगर आप लेंगे तो हर जगह क्या होगा, आपका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन आपका जब परपेंडिकुलर होता है तो हमने देखा भी केस पीछे, ठीक है, वहाँ पर 90 sin 90 लेते हैं, ठीक है, तो पूरा केस वही निकल के आएगा। लेकिन बस डिफरेंस ये रहेगा यहाँ पे कि बाकी सारे उसमें हमने फुल सर्किल था, ये तो हाफ सर्किल था, ये तो क्वाड्रेंट था, बट ये वाला पार्ट हमारा ना ये फुल सर्किल में आ रहा है, ना ये क्वाड्रेंट माना जाएगा, ना ही ये कोई सेमी सर्किल माना जाएगा। तो ये आपका सिर्फ एक आर्क है, तो आर्क की वजह से जो फील्ड निकल के आएगी, तो यहाँ पे देखो बी नेट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इंटीग्रेशन ओवर डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर μ0/4π/IDL/a², क्योंकि यहाँ साइन 90 हो गया तो साइन 90 वैल्यू 1 हो गई, IDL/a² बचा। अब यहाँ पे देखो करंट कांस्टेंट है, μ0/4π कांस्टेंट है, a मतलब ये इसका रेडियस कांस्टेंट है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है डीएल कंडीशन कर दिया। अब पीछे हमने डीएल को इंटीग्रेट करके हमने 2πa लिखा था, बट यहाँ पर 2πa नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
तो डीएल कंडीशन हम क्या लिखना पड़ेगा हमको, तो डीएल कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, पता है हमको, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो रेडियस हमारे पास क्या है, ए है, तो मतलब एल बाई ए हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम डी एल की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा, इसको वैल्यू ए थीटा हो जाएगी, तो यहाँ पे ठीक है, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, तो एल अपॉन ए हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा, ठीक है। और पूरे लेंथ का इंटीग्रेशन अगर हम डी एल लेंथ और डी एल लेंथ कट करेंगे यहाँ पे, तो हमें तो क्या मिलेगा, पूरे आर्क की लेंथ ही तो मिलेगी, एल मिलेगी यहाँ पे, तो पूरी एल हो जाएगी, तो एल इज इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा। तो ए थीटा को पुट करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो एक ए और एक ए नीचे कट जाएगा, तो हमको सिर्फ थीटा बचेगा यहाँ पे। तो आर्क की वजह से हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन ए इंटू थीटा निकल के आती है। अब एक बात और जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्योंकि थीटा जो आपका होगा इसकी वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं रखनी है, इसकी वैल्यू रेडियन में रखनी है, इसकी वैल्यू रेडियन में पुट करनी है, टू पुट, ठीक है, टू पुट, ठीक है। तो रेडियन में वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, तभी आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिया हमने कि एक आपका ये सर्कुलर लूप ये बनाया हुआ हमने, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक सर्कुलर लूप ये बनाया हुआ है। तो इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस हमने लिया है, जो अंदर है आपका, उसको हमने R2 माना है, और जो बाहर वाला जो सर्कुलर लूप है उसका रेडियस हमने R1 माना हुआ है, ठीक है। और जो बाहर वाले सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 लिया है, और अंदर वाले में हमने जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो I2 लिया हुआ है। तो दो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैं, दोनों की रेडियस अलग है, दोनों की करंट अलग अलग है यहाँ पे। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट O पे निकालनी है, ओके। तो हम लोगों ने बिकॉज ऑफ होल सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड निकाल चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2a होती है या 2r होती है रेडियस। तो यहाँ पे भी हम लोगों को तो कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे सपोज हमने R1 पार्ट, मतलब हमने पहले आउटर रेडियस ले लिया, मतलब आउटर वाले सर्किल लिए, तो आउटर वाले की क्या लिखेंगे B1, ठीक है, B1 बाहर वाले के लिए, बाहर वाले को हमने 1 मान लिया, अंदर वाले को हमने 2 मान लिया। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई कितनी फ्लो कर रही है इसमें करंट, I1 फ्लो कर रही है, I1 हो गई। इसका रेडियस कितना है R1 हो गया। तो ये हम लोग पहला इस लूप की, बाहर वाले लूप की वजह से फील्ड ये आ गई निकल के। डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड है कैसे है, उन्होंने आपको डायरेक्शन बता दिया निकालने का तरीका, ठीक है। तो उससे आपकी ये इनवर्ड आ गई है, अंदर की तरफ डायरेक्शन आ गई, ठीक। आप इसको स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, इसको आप राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हो। उसके बाद B2 निकालना है, मतलब इनर सर्किल के लिए निकालना है। तो इनर के लिए म्यू नॉट अपॉन 2, आप इनर वाले में करंट I2 फ्लो कर रही है और रेडियस इसकी R2 है, तो I2 अपॉन R2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया देखो इसकी, तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉट, इसलिए यहाँ पर डॉट मतलब डॉट यूज़ कर दिया हमने। तो यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे डॉट, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बी नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2 करती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमें कैसे पता है कि B1 बड़ा है B2 बड़ा है। तो हमने यहाँ पे एक एज्यूम किया कि एज्यूम कर लिया कि B1 इज़ ग्रेटर देन B2। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा B1 B2 से बड़ा ही होगा, बट हमें मान लिया कि B1 इज़ ग्रेटर देन B2। अब वो डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आई पे भी डिपेंड कर रही है और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इसको रेडियस के बेसिस पे भी जज करें कि इसकी रेडियस कम है, R2 कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 ज़्यादा होगी, और R1 ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो हिसाब से B2 ग्रेटर देन B1 हो जाएगा। बट R के साथ साथ ये करंट पे भी डिपेंड करे। अगर हाँ करंट कांस्टेंट होती तो हम R पे जज करते, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल क्वांटिटी हैं, I1 भी और R1 भी, और यहाँ पे भी I2 इसलिए हम नहीं जज कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वो आपको जब वैल्यू दी होगी, गिवन होगी क्वेश्चन में, तभी हम उस चीज़ को जज कर सकते हैं कि कौन सा B1 ज़्यादा है कि B2 ज़्यादा है। बट आपका यहाँ पे फील्ड जो होगी वो नेट फील्ड आपको माइनस हो गया आएगी, या आपकी बात क्लियर है यहाँ से। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर ऊपर है, उसके बाद इसके अंदर से एक सेमी सर्कुलर वायर है। जो इनर सेमी सर्कुलर वायर है इसकी रेडियस हमने R1 ली हुई है, ये हमारा सेंटर है दोनों के लिए, चाहे वो इनर सेमी सर्कुलर वायर हो चाहे वो आउटर हो। उसके बाद हमने यहाँ से एक वायर और ज्वाइन कर दिया है, यहाँ से एक वायर और ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, एट सेंटर O निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कितने वायर्स हैं पहले ये देखना है।
तो एक तो हमारे पास ये सेमी सर्कुलर वायर ये है, एक हमारे पास एक इनर सेमी सर्कुलर वायर 2 हो गया ये, एक हमारे पास ये स्ट्रेट वायर है 3, एक और एक स्ट्रेट वायर है 4। तो हमारे टोटल हमारे पास 4 वायर्स हैं, जो करंट कैरिंग 4 वायर्स हमारे पास हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले हम इनर वाले को ले लेते हैं। तो इनर जो है वो सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कुलर हमने पढ़ा है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है हमें। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन R1, इसका रेडियस R1 हो जाएगा। करंट हमारी आई फ्लो कर रही है इसलिए आई हो गया, इंटू 1/2। मतलब कि ये हमारे पास जो फील्ड है ये तो टोटल लूप की वजह से आती है, टोटल सर्कुलर लूप की वजह से। तो ये सेमी सर्किल है तो टोटल लूप का हाफ हो जाएगा, तो इसलिए हमने इंटू हाफ बाद में कर दिया है, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। उसके बाद ये हो गया B1 की वैल्यू निकल गई बिकॉज ऑफ दिस। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन इसकी इन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए हमने क्रॉस साइन से शो कर दिया। फिर B2 निकालेंगे। B2 हमने क्या मान लिया, बाहर वाले के लिए मान लिया। तो बाहर वाले में भी करंट हमारी सेम है, बस खाली आपका रेडियस अलग है। तो R2 हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन R2 इंटू 1/2, इसलिए कर देंगे कि ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो 1/2 कर दिया। तो यहाँ पे करंट इसकी जस्ट अपोजिट है, तो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट से शो कर दिया। अब बात करते हैं B3 और B4 की। तो B3 की देखो, ये जो अगर मान लिया कि इस वायर को थर्ड वायर मान लिया, इसको फोर्थ वायर मान लिया, तो वायर के अलोंग ये पॉइंट है और इस वायर के अलोंग भी ये पॉइंट है। तो हमने लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, कि जब लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है ऑलवेज़। अगर लाइन के अलोंग, किसी भी कंडक्टर के अलोंग अगर पॉइंट है जहाँ जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहाँ पे वो ज़ीरो होती है। तो हमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो ये पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारा इसी लाइन के अलोंग आ रहा है, मतलब इस कंडक्टर के अलोंग आ रहा है, यहाँ पे भी इसी के अलोंग आ रहा है, इसलिए इसकी वजह से भी ज़ीरो होगी और इसकी वजह से भी ज़ीरो हो जाएगी। तो B3 थर्ड वायर और B4 फोर्थ वायर, दोनों वजह से फील्ड यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों की यहाँ बात करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वही कि दोनों यहाँ पे देखो, ये क्रॉस है, ये डॉट है, मतलब अपोजिट है मतलब कि निगेटिव, मतलब कि दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा और कम कौन होगा। तो यहाँ पे हम लोग ईजिली गेस कर सकते हैं कि क्यों, कि देखो यहाँ पे करंट दोनों में कांस्टेंट थी, यहाँ पे करंट दोनों में कांस्टेंट नहीं थी, बट करंट यहाँ कांस्टेंट है। तो हम लोग अब जो B की वैल्यू है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड है, ठीक है। तो जिसका रेडियस कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो रेडियस R1 कम है, मतलब कि B1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास B1 इज़ ग्रेटर देन B2 हो जाएगा। जब B नेट निकालेंगे हम लोग, B नेट निकालेंगे तो B1 माइनस B2 करेंगे, ठीक है। B नेट निकालेंगे तो हम लोग B1 माइनस B2 करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम लोग यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कुलर वायर लिया हुआ है और यहाँ से एक हमें स्ट्रेट वायर लिया हुआ है। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे तो फाइनाइट वायर है जो स्ट्रेट वायर है, लेकिन उसके नीचे इसके इन्फिनाइट वायर था, मतलब बहुत दूर चला गया है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने जो है एक फाइनाइट यहाँ तक वायर है, उसके बाद इधर जो हमने इन्फिनाइट वायर कर दिया है। तो अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट O पे निकालनी है, ठीक है। तो इसमें करंट हमने यहाँ से फ्लो कराई है, करंट फ्लो करते करते इस वायर के थ्रू होते हुए इसमें, मतलब इसमें भी करंट आपकी आई फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसमें करंट आई फ्लो करेगी, यहाँ पे भी करंट आई है, यहाँ से करंट ऐसे मूव करते हुए और इस तरह यहाँ पे निकल जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन से वायर होगा, एक तो हमारे पास एक ये स्ट्रेट वायर है, एक ये सर्कुलर लूप है और हाफ सेमी सर्कुलर लूप है, और एक ये स्ट्रेट, मतलब 3 वायर हमारे पास है, मतलब 3 मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएंगी इस पॉइंट पे। तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट वायर की वजह से, ठीक है। तो फर्स्ट वायर की वजह से क्या हो जाएगा, देखो ये वायर जो पॉइंट है ये वायर के अलोंग नहीं है, पॉइंट इधर है इसके, ठीक है। तो पॉइंट इधर है, ए के अलोंग है, तो और इधर का पॉइंट जो है वो इन्फिनाइट है, मतलब बहुत दूर तक है। तो हमने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में से कि जब इन्फिनाइट वायर की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड जो वहाँ पे एंगल होता है वो 90 बनता है। अगर हम यहाँ से जो हम लोग 5 1 5 2 करते थे, अगर हम इसको ज्वाइन कराना चाहेंगे तो ये वायर पता नहीं कहाँ गया है, तो इस पर इस पॉइंट से और उसकी जो डिस्टेंस जाएगी वो, मतलब जो एंगल जाएगा वो तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है बिल्कुल सामने सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 0 हो गया कि जहाँ पे फील्ड निकालनी है, ठीक है, वो और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों सेम है। यहाँ पे हमारे पास एंगल 0 हो गया, ठीक है। इसका लेक्चर देखने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वजह से फील्ड जो होगी, या एट द एंड वायर बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड ऑफ द वायर बोलते हैं। तो एंड ऑफ द वायर पे जो एंगल होता है
एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट पे जो एंगल होता है वो आपका ऑलवेज जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और इन्फिनाइट के वजह से हमेशा वहाँ पे 90 होता है। इसको आप एक ट्रिक समझ के याद कर लीजिएगा। एंड पॉइंट तो अगर पॉइंट है, वायर जहाँ एंड हो रहा है वहीं पे पॉइंट है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो हमेशा 0 होगा। और अगर वायर इन्फिनिटी है तो इन्फिनाइट वायर की वजह से उस पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंड पॉइंट पे है तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 हो गया तो वो फॉर्मूला हमको याद है, μ0/4πi/a ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2, तो इसको φ2 मान लिया, ये 90 हो गया, sin 91 हो गया, ये 0 हो गया, 91 हो गया, तो यहाँ पर I/है, तो ये फॉर्मूला होगी। इनवर्ड फील्ड होगी, करंट ऐसे जा रही है अपवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमको इधर निकालनी है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमको इधर निकालनी है। तो क्या हो जाएगा ये, मतलब अगर हम इसमें ऐसे यूज़ करते हैं तो थंब की डायरेक्शन में करंट है और फील्ड हमको इधर निकालनी है, क्योंकि पॉइंट वाई इधर इस साइड में है, तो मैं फिंगर इधर कर दी। अब ऐसे हिट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर जा रहा है, पाम की हीटिंग जो है हमारे तो अंदर जा रही है, इस पॉइंट पे ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इनवर्ट फील्ड, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस साइन लगा दिया। उसके बाद फिर सेमी सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सेमी सर्कुलर लूप की वजह से जो फील्ड निकल के आएगी वो तो सबको पता है कि μ0/2i/2a इंटू 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, सेमी सर्कुलर है, अगर सेमी सर्कुलर नहीं तो सिर्फ इतनी वैल्यू होती, और इसकी वजह से भी फील्ड यहाँ पे इन्वर्ट जाएगी, ठीक है। इसको भी आप थंब पाम रूल से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वायर की। जैसे थर्ड वायर के देखो, थर्ड वायर ऐसे है और उस वायर के अलॉन्ग ये पॉइंट आ रहा है, उस वायर के अलॉन्ग, तो अलॉन्ग आता है तो उसका 0 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अलॉन्ग द वायर, अलॉन्ग द, तो अलॉन्ग द वायर आएगा तो फील्ड 0 हो जाएगी। तो ये फील्ड 0 होगा, सिर्फ B1 B2 बचा हमारे पास, और दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, सेम डायरेक्शन होने पे फील्ड ऐड हो जाएंगी, तो बी नेट जो निकल के आएगा इस पॉइंट पे वो क्या जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक हमारे पास ये सर्कुलर लूप है फुल, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये करंट है आई है, तो कंडक्टर वायर है ये, और ये स्ट्रेट अगर हमने यहाँ पे ज्वाइन करके दिखा दिया है बिल्कुल डॉटेड लाइन से, यहाँ सेंटर O है, यहाँ से करंट आई, उसके पास दो पाथ हो गए, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया। इस पाथ से करंट निकल गई I1, ये I1 पूरा ये सर्कुलर पाथ मूव करते हुए यहाँ तक आ गई, ठीक है, और यहाँ से करंट निकल गई, इसकी I2 निकली थी, इधर से I1 इधर I2, तो I2 मूव करते यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे I1 और I2 दोनों मिल के फिर से हमको I1 मिल गई, तब I1 सेंड की थी तुमको I1 मिल गई। ओके, यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा है और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो अब हमें यहाँ पे कितने ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, पहले हमको वो गेस करना है। तो एक तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक हमारे पास ये जो I1 करंट जा रही है वो है, जिस लूप में I1 जा रही है वो हो गया। एक हमारे पास एक ये लूप है जिसमें I2 जा रही है, तो एक तो ये हो गया, तो 3 ये होगा, एक ये, एक 2 ये, इसको हमने दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकेंड, इस वाले लूप को दे दिया थर्ड नाम, और एक ये भी वायर है, इसको दे दिया हमने फोर्थ वायर। तो टोटल यहाँ पे 4 वायर हैं जो करंट कैरिंग वायर्स हैं। तो ये तो पता लग गया, इसका मतलब हमको ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे हमको यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, B1 B2 B3 B4 होंगी, ये बात भी क्लियर है। अब B1 निकालते हैं, तो B1 देखो मतलब 1 वाले वायर की वजह से, तो इसकी वायर की वजह से जहाँ पे निकालनी थी हमको फील्ड यहाँ निकालनी सेंटर पे, तो इस वायर को देख रहे हैं, तो इस वायर के अलॉन्ग में ये पॉइंट आ रहा है, अलॉन्ग में क्या हो जाएगी, फील्ड 0। अच्छा, अब इस वायर की बात करते हैं फोर्थ वायर की, इस फोर्थ वायर की वजह से भी जो है ये पॉइंट अलॉन्ग में आ रहा है, तो इसकी वजह से भी 0 हो जाएगी। तो B1 और B4 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, इक्वल अलॉन्ग द वायर की वजह से। अब हमारे पास B2 बचा है और B3 बचा हुआ है, तो B3 देखो निकालने पहले, तो B3 हमारा पास ये एक आर्क की तरह है, तो हमने आर्क पे क्या होता है वैल्यू पता है, बताया था आपको मैंने, μ0I/2R इंटू θ/2π, और या फिर सिर्फ थीटा भी होता है, μ0I/4πa इंटू थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो B2 है, सॉरी B3, तो μ0/I/2R, अब यहाँ पे 2π कर दिया, एक्चुअली होता 4π है यहाँ पे, हमने 2π को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे 2π चला गया और थीटा एंगल है,
थीटा एंगल हो गया। चाहो तो आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टू अपॉन आर इंटू थीटा कर सकते हो, नो इशू, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो है इसकी B3 की वजह से जो फील्ड निकल के आएगी वो डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इस पॉइंट पे आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब B2 निकालते हैं, तो ये B2 हमारे पास ये लूप है। ठीक है, तो ये भी एक आर्क है। ये क्योंकि यहाँ अगर ये यहाँ से शुरू होता तो ये सेमी सर्कुलर होता। अगर ये यहाँ से शुरू होकर और यहाँ ख़त्म हो जाता तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट हो जाता, या फिर ये पूरा ही होता तो लेकिन अब ये यहाँ से कहीं बीच से यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है ये, तो इसलिए ये एक आर्क माना जाएगा। तो इस आर्क की वजह से क्या हो जाएगा, वही सेम यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे एंगल क्या होगा, तो इस वाले के लिए अगर ये थीटा है तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। टोटल 360 होता है, तो इस वाले के लिए हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो जहाँ पे हमारा थीटा था B3 वाले के लिए, वहाँ पे B2 वाले के लिए हम लोग वहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा पुट कर देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्ड फील्ड, इसकी वजह से इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से फील्ड हमारी इनवर्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो इसकी इस तरफ है और इसकी इस तरफ है। इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है और इसकी डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसलिए तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होगी फट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो इसलिए नेगेटिव मतलब माइनस हो जाएगा। तो हमने बी नेट कर दिया माइनस करने। अब यहाँ पे हम लोग गैस करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसका जो बेसिस होगा वो हमारा पास करंट के बेसिस पे हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम हो, चाहे वो ये सर्कुलर आर्क हो चाहे ये सर्कुलर आर्क हो, दोनों की रेडियस सेम थी। यहाँ पे रेडियस सेम हो गई है बट करंट अलग अलग है। इसमें इस वाले आर्क में I2 करंट जा रही है, इस वाले आर्क में I1 करंट जा रही है। तो हम लोग जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो कौन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बड़ी है कौन छोटी है वो सिर्फ करंट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से आपको, बट यहाँ पे हम तो एक जनरल फॉर्मेट बता रहे हैं आपको। तो हमने मान लिया कि B3 की वैल्यू ज़्यादा है, तो B3 माइनस B2 कर दिया हमने। तो B3 माइनस B2 करेंगे तो हमको कुछ ये मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू 1/2 पाई ब्रैकेट में I2 थीटा माइनस I1 ब्रैकेट में 2 पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ओके। बट यहाँ पे अब एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसेस करेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसे दिख रहा होगा कि बी नेट इज इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू 0 आ गई है। कैसे 0 आई है उसको समझते हैं पहले। देखो ये हमने बनाया एक करंट यहाँ से पास की, ऊपर गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, फिर टोटल करंट बन के I निकल गई। ये जो फॉर्मेट है अगर आप देखो तो ये फॉर्मेट यही तो बन रहा है। टोटल करंट गई, इधर आपका ये वायर है तो रेजिस्टेंस होगा, तो हमने इसको रेजिस्टेंस R1 मान लिया पूरा। ये भी एक वायर है तो इसको हमने रेजिस्टेंस R2 मान लिया। अब दोनों करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई, दोनों फिर आके मिलकर यहाँ से निकल गई। तो वही चीज़ तो हुआ, यहाँ से करंट, यहाँ से ये वाली करंट इंटर की, ये देखो ये करंट होगी I हो गई, फिर ये I1 करंट इसमें इंटर कर गई, जिसमें रेजिस्टेंस R1 लगा है, I1 करंट इसमें इंटर कर गई इस वायर में। अब वायर है तो रेजिस्टेंस है तो हमने R1 मान लिया। फिर घूमते हुए फिर यहाँ पे आ गई, दो घूमते हुए फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से I2 करंट निकली, यहाँ से I2 करंट निकली, तो इस वायर में गई जिसका रेजिस्टेंस R2 है, तो इस वायर में गई जिसका रेजिस्टेंस हमने R2 मान लिया। घूमते हुए फिर यहाँ पहुँच गई, घूमते यहाँ पे पहुँच गई, फिर दोनों मिल के फिर I करंट निकाल दे, फिर दोनों मिल के I करंट निकाल दे। तो सर्किट जो है कुछ इस तरह से बन गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिक्सअप है क्वेश्चन ये। अब देखो ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, ऑब्वियस है पैरेलल में हो गए। पैरेलल में करंट अलग अलग होती हैं, अलग अलग हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब कि I1 R1 जो होगा वो I2 R2 बराबर होगा, मतलब कि जो V1 इज इक्वल टू यहाँ पे V2 होगा। जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसे तो V1 इज इक्वल टू V2 होगा, जो कि हमारा V निकल के आएगा, जो बैटरी लगी होगी इन शॉर्ट। तो R1 इज इक्वल टू R2 हो गया। अब R1 की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होती है, तो यहाँ पे I1 लिखा और R1 की वैल्यू क्या है, रो L1 बाई ए हो जाएगी, क्योंकि देखो ये पूरा वायर एक ही मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल सेम है तो रो की वैल्यू सेम हो गई, लेंथ अलग अलग है। अब इसकी लेंथ ये थोड़ा ज़्यादा लग रही है हमको, तो इसको हमने L1 मान लिया, इसकी लेंथ को हमने L1 मान लिया, ठीक है, इसकी लेंथ छोटी, इसको हमने L2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रो L1 ऑन ए हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वेश्चन सारे वायर का सेम है यहाँ पे, तो सिर्फ लेंथ डिफर कर रही है। यहाँ पे भी I2 ले लिया
और R2 की वैल्यू हमने रो L2 बाई ए ले लिया, तो रो और ए यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास I1 L1 और I2 L2 ये बचेगा यहाँ पे। और हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्चुअली हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे एल की वैल्यू निकाल सकें। तो एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, तो करें इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ से, तो एल की वैल्यू निकल के आएगी आर इंटू थीटा। तो देखो L1 की वैल्यू क्या निकल के आई आर इंटू थीटा, तो आर कौन सा हो गया, रेडियस हो गया। इस रेडियस, इस सर्कुलर आर का भी रेडियस आर है और इस छोटे वाले का भी आर रेडियस है, आर तो दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू सेम हो गई। अब बात करते हैं थीटा की, तो बड़े वाले आर्क के लिए थीटा हमारे पास क्या है 2 पाई माइनस थीटा, और छोटे वाले आर्क के लिए थीटा क्या है सिर्फ थीटा ही है, ठीक है। तो बस यहीं पे L1 वाले लेंथ के लिए आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा और L2 वाले लेंथ के लिए आर इंटू थीटा। आर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास I1 2 पाई माइनस थीटा बचा और I2 थीटा बचा, I2 थीटा हो गया। तो I1 2 पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल है किसके, I2 थीटा के। और हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है I2 थीटा इज माइनस I1 2 पाई माइनस थीटा, मतलब ये दोनों वैल्यू जब इक्वल हैं, ये वैल्यू इक्वल यहाँ हो रही है और यहाँ दोनों वैल्यू माइनस हो रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तभी तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको दोनों वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, सॉल्व भी करने में बहुत बड़ा था, बट कॉन्सेप्ट का निकल के आया जीरो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर लॉन्ग में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।